नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देरी के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्यूचर मल्टीबैगर कौन सा हो सकता है? मेरे हिसाब से सुमितोमो केमिकल एक अच्छी कंपनी है। 25 लाख के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक स्टॉक रखेंगे तो बहुत हो गया। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन PSU बैंक एज दे बिकम प्रॉफिटेबल नाउ? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और एफले 4000 का प्राइस अच्छा है जहां से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हेलो सर, आई एम हैविंग माय फर्स्ट बेबी नेक्स्ट मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बधाई हो। 5000 प्रति महीना निवेश करना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में आना चाहिए या SIP करनी चाहिए? अगर आपने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की तो म्यूचुअल फंड के द्वारा ज़्यादा पैसा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वेल मैनेज्ड होता है। और थोड़ा थोड़ा ऑफकोर्स आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी सीखने के लिए कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ शेयर मार्केट कैन वन हैव इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? देखिए, एक ही बात हो जाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में ही आने वाला है, तो मतलब नहीं है, एक ही चीज़ हो गई है, तो इसमें तो कुछ यहाँ पर मतलब नहीं बनता। शेयर मार्केट में भी डायरेक्टली भी लो और म्यूचुअल फंड के द्वारा भी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बिलीव इन 10 स्टॉक पोर्टफोलियो। आप इन्वेस्टेड रहते हैं जब तक आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई पड़ता है या फिर दूसरा स्टॉक नहीं मिल जाता। आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो कि इस चीज़ में बिलीव करता हो और ऑलरेडी अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे 10 टाइम्स रिटर्न बना चुके हो, और प्रेफरेबली 2 अप साइकिल और 2 डाउन साइकिल भी देख लिया हो, अच्छा खासा रिसर्च किया हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कब एग्जिट करना ये सब आपको पता चलना चाहिए, कितना इक्विटी एलोकेशन और ये सब कुछ। और आपका मेन क्वेश्चन है कि ऐसा एनालिस्ट या फिर एक्सपर्ट कहाँ मिलता है? तो देखिए, ऐसा एक्सपर्ट जनरली आपको नहीं मिलेगा। आपका जो व्यू पॉइंट है कि आपको 10 स्टॉक पोर्टफोलियो में मानना है कि एक पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 स्टॉक होने चाहिए, सब में बेसिकली शायद आप 10-10% का एलोकेशन करना प्रेफर करते होंगे, तो आपका ये जो आइडियोलॉजी है सबका सिमिलर आइडियोलॉजी होगा और सबने प्रॉफिटेबल वे में वो किया भी होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए अगर आपको आइडियोलॉजी पर भरोसा है तो आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। आप खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं। लोग आपको पूछने आएंगे कि सर अभी कौन सा स्टॉक लें, ऐसा कुछ आप करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सेम आइडियोलॉजी पे काम करे ऐसा ही कोई एक्सपर्ट ढूंढना है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में जो जीतने वाले लोग हैं, जो कंटिन्यूसली पैसा कमाने वाले लोग हैं, बहुत ही कम है। उसमें भी सेम आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऑफकोर्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक है, आप उसे रेड्यूस करना चाहते हैं। कैसे रेड्यूस करना है? जहां पर एलोकेशन ज़्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है। सपोज आपने बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिव कंपनीज ले ली है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये वो सब कुछ ले लिया है, तो ऑफकोर्स वहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स आप रेड्यूस कर सकते हैं। अलेम्बिक खरीदा है, अलेम्बिक के बारे में आज ही बात की है, जो लास्ट वीडियो है उसे आप चेक कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू अर्न 10,000 पर मंथ फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 4 लाख? देखिए, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसा 000 मत कीजिए, वहां पर आप लिख दीजिए कि 4 लाख है, 40 लाख है, तो यहां पर इजीली समझ में आ जाता है। तो 10,000 देखिए पॉसिबल है, लेकिन अभी मार्केट बुल रन में चल रही है तो अभी तो एक्चुअली सब कुछ पॉसिबल है। कंटिन्यूअस अगर आप डाउन साइड में भी बनाकर दिखाते हैं तो ये एक बात है। तो अभी डाउन साइड में स्विंग ट्रेडिंग से कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप सिर्फ अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। सिटिंग इन प्रॉफिट्स ऑन AU बैंक, एयरटेल, ग्लैंड, एमटार, सेस, नेस्को। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन्वेस्टर रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। सेस में, नेस्को में, एयरटेल में, ग्लैंड भी अच्छी कंपनी है। एमटार में से मैं अगर आपकी जगह पर होता तो निकलने के बारे में सोचता, और AU बैंक में भी मैं यहाँ पर निकलने के बारे में प्रेफर करता। फिलहाल मैं यहाँ पर जो बड़ी बैंक्स हैं, ब्लू चिप बैंक्स हैं, वहाँ पर हैवी होना ज़्यादा पसंद करता। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सिंस last 7 months. If I want to invest in stocks like Bajaj Finance, Tata Elxsi at current valuation, should I do monthly SIP or should I avoid these stocks? तो दीपक नाइट्रेड का हमने एक वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था शायद, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अल्ट्रा बुलिश स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बजाज फाइनेंस और टाटा एलेक्सी भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिखाई पड़ते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको काम करना है। अगर मैं बताऊं तो जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो अल्ट्रा बुलिश है वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है सिम्फनी में, ऑलरेडी 12% डाउन है, क्या अभी एवरेज करना चाहिए? ऑफकोर्स जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो सिम्फनी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो जनरली आपको मार्केट लीडर कंपनीज जल्दी नज़र नहीं आती है, लेकिन सिम्फनी एक अच्छी कंपनी है जो कि मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करती है। फिलहाल थोड़ा सा हमें स्टैग्नेशन दिखाई पड़ता है बिजनेस में, लेकिन ओवरऑल इसका इंटरनेशनल बिजनेस और इंडियन बिजनेस, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता
हुआ नजर आया है। करेक्ट प्राइस टू इन्वेस्ट इन लॉरस लैब, तो जैसे कि हमने देखा बजाज फाइनेंस में ट्रेंड को फॉलो करना है लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर। अपकमिंग टोटल 4 IPO फ्रॉम 4th August, प्लीज मेक वीडियो ऑन देयर GMP विद परसेंटेज रैंक वाइज। ऑफकोर्स जो हमारा डेली वीडियो होता है जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से IPO में आप लोग अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए तो देखिए कोई भी IPO लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। IPO के वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कैन यू टेल समथिंग अबाउट राणे होल्डिंग्स एंड विंध्या टेलीलिंक्स, आर दिस गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए मैंने तो यहाँ पर एक दो शेयर्स के नाम भी पहली बार सुने, ज़्यादा अभी तक स्टडी कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको फिलहाल के लिए तो नहीं बता पाऊंगा। व्हाट अबाउट चोला फाइनेंस, आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम 530, नाउ इट्स 470। शॉर्ट टर्म का है तो आपका जो स्टॉप लॉस था ट्रिगर हो गया होगा, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सा ऊपर तो ले लिया है, बाकी ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। What do you suggest in Whirlpool still falling after good results? Whirlpool फिलहाल कॉन्सोलिडेट कर रहा है, रिजल्ट्स आए उसके दिन तो एकदम भारी तेजी आई थी, उसके बाद गिरावट चल रही है और कॉन्सोलिडेट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, खरीद सकते हैं। वी गार्ड में भी आप बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है। इज इट वाइज टू स्टे इन्वेस्टेड इन एक्साइड एंड अमारा राजा बैटरीज, होल्डिंग सिंस पास्ट 6 months स्टिल नो रिटर्न्स? देखिए ऐसा होता है, 6 महीने क्या 1 साल में भी रिटर्न्स नहीं आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री तो मानते हैं कि अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पर भी पिछले 1 साल में कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्साइड में तो देखिए इसका जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। एक्चुअली जब से इंश्योरेंस ने थोड़ा जोर लिया है, यहाँ पर एक्साइड की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत हुई है, तब से मार्केट ने एक्साइड को थोड़ा सा यहां पर लाइटली लेना शुरू कर दिया, ज्यादा ग्रोथ शेयर में हमें देखने को नहीं मिली है। और अमारा राजा बैटरीज के बारे में बात करें, ओवरऑल कंपनी तो ओवरऑल अच्छी चल रही है, लेकिन कामकाज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर अभी केस चल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल देखिए बेचने का प्राइस नहीं है, इतना बीटन अप प्राइस हो चुका है, इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ पर कभी भी आपको 10-20% का जंप आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। पहले भी ऐसी सिचुएशन सेम स्टॉक में देखने को मिली थी, उसके बाद आपको कुछ 2-3 हफ्ते में वो 700 रुपये के लेवल से 850 तक जाता हुआ नजर आया था। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सेम रिपीट होगा, लेकिन ऑफकोर्स टेक्निकली इतना ओवरसोल्ड है कि बाउंस बैक के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। होल्ड नहीं कर सकते हैं तो जो बाउंस बैक होता है वहां पर आप निकल सकते हैं। आई वांट टू नो अबाउट ब्रिटानिया, व्हाई इट्स गोइंग इन वेंटिलेटर। तो देखिए अभी ब्रिटानिया का क्या है, स्टॉक को कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा दिया था, 4000 का प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। वो एनालिसिस मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है कि जो लॉकडाउन हुआ था तब लोग जमा कर रहे थे, और जमा कर रहे थे तो एक बार तो प्रॉफिट अच्छा आ गया, लेकिन उसके बाद जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई सबको पता चल गया ये सामान मिलने ही वाला है, जमा करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता ही आ रहा है। अब देखिए पिछले 1 साल में नेट प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर का लगातार कम आता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी जो फिलहाल लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो ऑलमोस्ट उसके प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब बिजनेस वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो जाएगा, यहां से ज्यादा गिरेगा रिजल्ट, उसके चांसेस मुझे कम दिखाई पड़ते हैं। आई एम अ रेगुलर फॉलोवर ऑफ योर वीडियो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5 lakhs, अभी आपके पास 50,000 और है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 15,300 का वेट करें अभी इन्वेस्ट करें। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी 15,300 ऑफकोर्स आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरे हिसाब से HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, कोटक बैंक, रिलायंस, HUL, ये इतनी ब्लू चिप कंपनीज अच्छे अच्छे प्राइस पर मिल रही है। अगर किसी ने कुछ क्वांटिटी नहीं खरीदी है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो एक्यूमुलेशन करना बनता है, बाकी लास्ट चॉइस तो हमेशा आपकी है। चूज वन फ्रॉम दिस, HDFC AMC और HDFC, तो ऑफकोर्स HDFC लिमिटेड। अगर आप HDFC लिमिटेड ले लेंगे, बाकी कोई स्टॉक नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनकी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, सब्सिडरी कंपनीज, वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑफकोर्स होल्डिंग कंपनी में भी आपको तेजी दिखाई पड़ जाती है। HDFC बैंक, कोटक, HUL, रिलायंस सब नीचे हैं, लेकिन दे आर मेजर चंक ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसमें SIP चल रहा है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल ब्लू चिप स्टॉक्स में दे आर ऑल मेजर पार्ट, बराबर है, तो म्यूचुअल फंड में SIP भी चल रहा है और डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हैं, दे विल बिकम मोर देन 10 to 12%, ऑफकोर्स हो ही जाएगा लॉन्ग रन में। इसीलिए आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में आप जो भी म्यूचुअल फंड लेते हैं उसका कितना कितना वेटेज दिया गया है स्टॉक में। अगर सपोज कि रिलायंस में ज़्यादातर वेटेज ज़्यादा ही होता है, सपोज वहाँ पर 6-7% है ऑलरेडी, तो वो आपको अपने डायरेक्टली शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिलायंस को अवॉइड भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो का पार्ट है उसमें से 7% का इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के द्वारा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
कैन आई सेल आईजीएल स्टॉक एंड बाय आईआरसीटीसी? मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, ऐसा नहीं है कि आईआरसीटीसी बहुत ही ज़्यादा नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, आईजीएल ऑलरेडी भाग चुका है, तो शिफ्ट करने में थोड़ा सेंस बनता, लेकिन अभी तो आईआरसीटीसी भी भाग चुका है। मेरे पोर्टफोलियो में 20 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। अभी से 20 साल बाद कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट करना चाहिए? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास कुछ एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब कंपनीज हैं, तो आप 15% का सीएजीआर ऑफकोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली आपने रिलैक्सो फुटवेयर खरीदा है, एवरेज प्राइस ये है आपका। रिलैक्सो रिजल्ट स्लाइटली डाउन आया था, क्या और गिर सकता है? तो ऑफकोर्स अगर गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाइंग लेवल के बारे में बात करें तो ये ट्रेंड के हिसाब से तो अभी जो चल रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो ऑफकोर्स 10% के आसपास का करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आने वाले 1 साल में स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, तो देखिए ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। अभी ये मार्केट तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा गिरावट भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल तेज़ी इस लेवल से दिखाई नहीं पड़ती है। 10 to 12% अप एंड डाउन मार्केट आपको 1 साल में दिखाई पड़ सकता है। एस्कॉर्ट्स और अमर राजा बैटरी में क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए अभी फिलहाल टेक्निकली तो ये ज़्यादा बुलिश अभी तक नहीं हुए हैं, सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। 20 साल में 10 करोड़ कमाने के लिए आज के टाइम पे दीपक नाइट्राइट के कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, सिर्फ एक शेयर पे आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि कितने शेयर्स खरीदने हैं इतना कैपिटल बनाने के लिए। और बाकी दीपक नाइट्राइट में जनरली, दीपक नाइट्राइट क्या कौन से भी शेयर की बात करो, जनरली सब लोग पास्ट रिटर्न्स देखते हैं और पास्ट में भी जो पिछले 1 साल में हुआ है वही देख रहे हैं। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, दीपक नाइट्राइट 1 साल पहले 500 का था, अभी ये 2000 का हो चुका है, तो अगले साल पे इसी प्रकार से 2000 का है वो 8000 का हो जाएगा, फिर 8000 से ऐसा हर साल वो 4 गुना होता जाएगा। इस प्रकार के सीएजीआर लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स नॉनसेंस है। यहाँ पर सीएजीआर कैलकुलेट आपको करना है तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, निफ्टी को बीट करना है। निफ्टी अगर 15% बनाता है तो अगर आपका 20% बना तो आप जीत गए, समझ लीजिए। इस प्रकार से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है। वॉरेन बफेट का जो सीएजीआर है वो भी कुछ 20% के आसपास का है, तो लॉन्ग टर्म में उतना सीएजीआर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। योर व्यू ऑन ZIL, कैन इट रीच 400 इन अ ईयर टाइम? यहाँ पर तो देखिए ऐसा पॉसिबल फिलहाल मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। वीआईपी के बारे में बात करें, वीआईपी इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है। इंडिया मार्ट आपने खरीदा है, लास्ट 6 मंथ से कुछ नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स शेयर में तेज़ी आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अल्ट्रा बुलिश स्टॉक होता है लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। एफले में भी कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि अभी फंस चुके हैं, क्या करें। ऐसे स्टॉक्स में जो अल्ट्रा बुलिश चल रहे हैं, 20 डेज के मूविंग एवरेज पर चल रहे हैं, वहाँ पर हमेशा आपको जब भी खरीदारी करनी है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़े टाइम जाने दीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स में, सीडीएसएल में, ये सभी स्टॉक्स में भी सेम कहानी रिपीट होगी। मैं ये नहीं कहता वो स्टॉक बुरा है, कंपनी बुरी है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो भी कर सकती है। सीडीएसएल तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपको साल दर साल जैसे इन्वेस्टर ऐड होते जाएंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक अलग होता है, कंपनी अलग होती है। स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है तो क्या 6-8 महीने उसमें क्या गिरावट नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें 1 लाख का पोर्टफोलियो 15-20 साल के लिए बनाना है तो कौन से सेक्टर लेने चाहिए, तो हमने आइडियल पोर्टफोलियो की एक सीरीज़ बनाई है जहाँ पर हमने आपको बताया कि 1 लाख का पोर्टफोलियो तो क्या होना चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से सेक्टर से होने चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।